आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताने चाह रहे हैं, अभी मोदी सरकार जी के 4 साल तो पूरे हो गए हैं, तो मैं उनकी उपलब्धियां, उनकी नाकामियां और चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे। पहले वीडियो में तो मैं उनकी उपलब्धियां गिनवा रहा था, दूसरी वीडियो में मैंने कुछ उपलब्धि गिनवाई और कुछ नाकामियां। तीसरे वीडियो की शुरुआत तो हम नाकामी से ही करेंगे क्योंकि वो हमारा लूप चल रहा है। हमने मुद्दा छोड़ा था नमामि गंगे परियोजना। प्रधानमंत्री जी ने काफी उत्सुकता के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। लक्ष्य 5 साल का रखा गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के डाटा माने तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काफी धीमी गति से काम हुआ है। 2014 से 17 के आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार द्वारा बीते सालों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का बजट देने की बात कही, जिसमें से वास्तव में केवल 5,378 करोड़ रुपए ही बजट में दिए गए। बजट में जारी 5,378 रुपए में से केवल 3,633 करोड़ रुपए खर्च के लिए निकाले गए और इसमें से केवल 1,836 करोड़ 40 लाख रुपए ही वास्तव में खर्च किए गए। इतना ही नहीं, इस परियोजना की बदतर के मद्देनजर इसके मंत्री का भी पदभार बदल दिया गया। पहली चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं इसमें मोदी जी का फैन या मैं उनका विरोधी नहीं हूं। मैं एक निष्पक्ष राय रखने की कोशिश कर रही हूं, जो मैंने डाटा खंगाला है उसी के हिसाब से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके। जैसे 2014 में चुनाव कोई आम चुनाव नहीं थे। इन चुनाव में भ्रष्टाचार, अपराध, रोजगार, अर्थव्यवस्था, ईंधन की कीमतें, किसान, यदि सभी मुद्दों को पेश किया गया था, मुद्दा बनाकर पेश किया गया था। इन सब में सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा धर्म का। इसके अलावा सांप्रदायिकता वर्तमान सरकार की राजनीतिक गतिविधियों का एक अंतर्निहित हिस्सा बन गई है। समग्र भारत का मूल्यांकन केवल गांव के विद्युतीकरण या शौचालय के निर्माण अथवा गैस कनेक्शन के आवंटन के आधार पर नहीं किया जा सकता है। समस्त विश्व से यदि कोई बात भारत को अलग बनाती है तो ये है कि किस तरह से हम अपने संविधान का अनुपालन करते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो किस प्रकार से हमारा संसदीय लोकतंत्र उनके संबंध में संभावित विकल्प प्रदान करता है, किस प्रकार से हमारी न्यायपालिका कानून को संविधान के व्यापक दायरे से निडर बनाती है, और किस प्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न केवल एक व्यापार के रूप में बल्कि राष्ट्र की विवेक के रूप में कार्य करता है। चौथा स्तंभ, हम मीडिया की बात कर रहे हैं। ये वे वास्तविक मापदंड हैं जो ये तय करते हैं कि किस प्रकार से कोई सरकार एक राष्ट्र और उसके लोगों के साथ पेश आ रही है, और यही वो वजह है जहां वर्तमान सरकार विफल रही है। चुनाव आयोग, राज्यपाल का कार्यकाल, भारतीय रिजर्व बैंक, अदालतें और पत्रकार सभी एक प्रणाली का एक विभिन्न हिस्सा होते हैं जो सरकार का मूल्यांकन करने के साथ साथ उसे अस्थायित्व प्रदान करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसके कार्यकाल के दौरान इन सभी संस्थानों को स्वतंत्रता के साथ कार्य नहीं करने दिया गया। यह आरोप है। वास्तविक मुद्दे जो हैं वो नदारद है। अभी देखिए, आदर्श ग्राम योजना, मुझे ये फेल होता हुआ नजर आता है। आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसदों के द्वारा 5 गांवों को गोद लेने की व्यवस्था है, जिसमें 2016 तक प्रत्येक सांसद एक गांव को विकसित बनाएंगे और बाद में 2019 तक 2 और गांवों का विकास होगा। अगर मोदी सरकार जी के 4 साल पूरे हो गए लेकिन एक भी गांव आदर्श ग्राम की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया है, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूं तो सरकार निस्संदेह उनका कोई वक्ता कमेंट कर सकता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि अब तक बीजेपी के कितने ही सांसद
एक गांव को विकसित कर पाए हैं और उसे आदर्श बना पाए हैं। ये हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। दूसरी पार्टी के सांसदों की बात तो बहुत दूर की है। बीजेपी के सांसद अभी तक डेडलाइन पर काम पूरा नहीं कर पाए हैं। नेपाल से जो रिश्ते हमारे हैं वो थोड़े से कैसे हो रहे हैं आपको पता ही है। मदेशियों के मुद्दे पर भारत का नेपाल के साथ रिश्ते काफी तल्ख हो गए हैं। जब नेपाल के नए संविधान में मदेशियों ने प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आंदोलन किया तो उस वक्त भारत ने भी उनका साथ दिया। इसका नतीजा हुआ कि नेपाल सरकार से भारत के रिश्ते खराब हो गए। मदेशी आंदोलन के समय भारत ने पेट्रोल, दवा और अन्य सामानों की आपूर्ति भी रोक दिया था, जिसके बाद चीन को नेपाल में पैर फैलाने का मौका मिल गया। भारत ने जब जरूरी सामानों की आपूर्ति रोक दी तब चीन ने नेपाल की मदद कर दी। और इतना ही नहीं, नेपाल के मामले में भारत की दखलंदाजी को नेपाल ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना था। यही वजह है कि नेपाल को उस वक्त न सिर्फ चीन ने सामानों से मदद की थी बल्कि सहानुभूति भी दी थी। तभी से नेपाल का चीन के प्रति सॉफ्ट रवैया दिखता है। इस सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि इसके समय में संसद की कार्यप्रणाली में भी फेरबदल किया गया है। संसद को दरकिनार करते हुए बहुत कम विधेयकों को अस्थायी समितियों के पास भेजा गया। इतना ही नहीं, कानून की संसदीय जांच प्रक्रिया में भी समझौता किया गया है। तो इस सरकार के नीति निर्माण के संबंध में गहराई से विचार करने पर ज्ञात होता है कि यह कोई परिवर्तनकारी सरकार के रूप में सफल नहीं हुई है, जो कि इसके खोखले वादों को स्पष्ट करता है। इसका कोई जवाब नहीं है कि 4 वर्षों में बहुमत के बावजूद सरकार ने अभी तक महिला आरक्षण विधेयक के विषय में कोई कार्रवाई नहीं की है। महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में सरकार 3 तलाक विधेयक का बखान करती है, जो कि ऐसे कृत्य का अपराधीकरण करता है जिसे सर्वोच्च कार्यवाही द्वारा अमान्य ठहराया गया है। इस सूची में हाल में एक नई उपलब्धि को शामिल किया जा रहा है कि वो किसी बच्चे के बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान, जबकि न्यायमूर्ति वर्मा समिति के कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो ये सरकार, जहां तक मुझे लग रहा है, दिखावे पर यकीन करती है ताकि जनता के सामने इसकी साफ और सुंदर छवि ही प्रस्तुत हो। अभी भी सरकार के विभिन्न वादों के पूरा होने की उम्मीद है। खैर, अभी 1 साल बाकी है लगभग, तो देखिए उसमें शायद कुछ अच्छा ही होगा, जिनमें काले धन को वापस लाने और शिक्षा नीति में बदलाव करने का जो पक्ष है वो अभी तक शामिल है। देश की आंतरिक सुरक्षा जो है उसकी यदि हम बात करते हैं तो मोदी सरकार आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर काफ़ी कमज़ोर साबित हुई है, जो मुझे लग रहा है। ये बात अलग है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले काफ़ी ऊंचे स्वर में कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद नक्सलियों का सफाया कर देगी, नक्सलवाद का खात्मा कर देगी। मगर छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में समय समय पर जिस तरह से नक्सली हमले हो रहे हैं तो वहां पे फिर ये विफलता नजर आती है। चलो खत्म नहीं करो, पर ठीक है, हमले तो अभी भी हो रहे हैं। हम हर दिन न्यूज़ में पढ़ते हैं। मेरा डाटा तो न्यूज़ का ही है जो न्यूज़ में हम पढ़ रहे हैं। बीते साल अप्रैल में छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक साथ 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। अभी हाल ही में फिर अटैक हुआ। 2010 के बाद तो बहुत बड़ा हमला, नक्सली हमला था। और इतना ही नहीं, समय समय पर मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार नक्सली हमले होते रहे हैं, जिसमें हमारे जवानों ने जान गंवाई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे जवानों ने ये लगी है। अभी भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, राजनीतिक पार्टियों में सहमति की कमी से निवेश निरुत्साहित है। ये सब चुनौतियां हैं जो उनको फेस करना है अभी भी। अब से 4 साल पहले नरेंद्र मोदी एक अभूतपूर्व जनादेश के साथ सत्ता में आए हैं। उनकी जीत उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता और करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर हुई थी। एक साधारण बहुमत हासिल करने के तुरंत बाद तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से घटकर $35 हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली। इसके बाद उनकी पार्टी एक दर्जन से अधिक राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। स्पष्ट रूप से इस विशाल पृष्ठभूमि के संबंध में बहुत अधिक उम्मीदें भी लगाई गई थी। तब हम देखते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया है।
चुनौतियों की बात करें तो वित्तीय घाटे को जल्द से जल्द मतलब 3% पर सीमित करना है। विभिन्न योजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए नवाचार अपनाने की जरूरत है। व्यापार की सुविधा, 35 केंद्रीय कानूनों को सिर्फ 4 नए कानूनों में समाहित करना, ये सब मतलब करना है उनको। गोल्ड मोनेटाइजेशन और गोल्ड बॉन्ड योजना की घोषणा, ये सब चुनौतियां हैं जो उन्होंने की हुई थी। अभी इन सब के बावजूद मोदी सरकार का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सरकार के समयकाल में कुछ महत्वपूर्ण और गहरे संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जैसे दिवालियापन विधेयक और जीएसटी वगैरह। इसके साथ साथ योजना आयोग को बंद करने एक सरकारी फैसले की भी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से राज्य को धन वितरित करने में एक अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण बनकर रह गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा एक नई मौद्रिक नीति ढांचा लागू किया गया, केवल मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर केंद्रित है और विभिन्न सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित स्थिति के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना पर विस्तारीकरण भी किया गया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिश्रित फल ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 से 2.5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ के अनुमानित संचयी रूप से लाभान्वित हुई है। इससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन वही दूसरे संदर्भ में बात करें तो हम कहेंगे कि विमुद्रीकरण और जीडीपी के अनुप्रयोग ने फार्म और अनौपचारिक क्षेत्रों में नौकरियों को बहुत क्षति पहुंचाई है। साथ ही अभी तक विनिवेश के मोर्चे पर भी सरकार का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, खासतौर पर कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संदर्भ में, जिनमें एयर इंडिया और बैंकिंग क्षेत्र शामिल है। तो रिकॉर्ड मिश्रित है। तो इस प्रकार 4 वर्षों के अंत में ऐसा लगता है कि बड़े बड़े क्षेत्रों पर तो मजबूती से काम हुआ है, लेकिन छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अनदेखा कर दिया गया है। विभिन्न ऋण माफिया और उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण राजकोषीय घाटे को भी अतिरिक्त दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जी को जबरदस्त सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हुआ हो, लेकिन विमुद्रीकरण के कारण और उस निर्णय के कारण हम यही कहेंगे कि वो एक बहुत महंगा प्रयोग था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस फैसले से करदाता आधार में वृद्धि हुई है और डिजिटल भुगतानों को भी काफी बल मिला है, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन इसके कारण अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय और नौकरियों के नुकसान के मामले में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। कृषि संकट को गहन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता थी, जबकि इसमें कोई बड़े निर्णय नहीं लिए गए हैं। अब देखते हैं 1 साल बाकी उसमें क्या होता है। तो यही कारण है कि कंक्लूजन यही कि एक मिश्रित रिकॉर्ड है और इस सरकार के शासनकाल में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सूक्ष्म आधारों के संबंध में जमीनी कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन चुनावी जनादेश, तेल की निम्न कीमतें और बेहतर केंद्र राज्य समन्वय को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति से निवेश अनुपात, पूंजी निर्माण, निर्यात, औद्योगिक विकास और विनिवेश के क्षेत्र में कोई विशेष प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। तो ये कहना गलत नहीं है कि कुछ मोर्चों पर सरकार विफल साबित हुई है और कुछ मोर्चों पर बहुत अधिक सफल भी रही है। तो मोदी सरकार ने इन 4 सालों में न केवल देश को वित्तीय समावेश की राह में मजबूती प्रदान की है, बल्कि डिजिटल इंडिया के रूप में देश की आधुनिक प्रौद्योगिकी को आम जीवन में अपनाने पर बल दिया है। जहां एक ओर विदेशी निवेश और पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर रोजगार के सृजन में आई कमी ने चिंता भी पैदा की है। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि में आया बदलाव इस बात का द्योतक है कि भारत न केवल एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है, बल्कि यह एक मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व के संदर्भ में भी एक शक्तिशाली विकल्प बनकर उभरा है। आज विश्व के मानस पटल पर हमारे देश की छवि अच्छी है। तो इसमें मोदी सरकार की उपलब्धि और बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी।
अभी जो हरित क्रांति है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूसरी हरित क्रांति की जो जरूरत है वो अभी शेष है। ये चुनौती है उनके सामने, अभी भी 1 साल जो बचा हुआ है। विदेशों में काला धन लाने पर कानून बन जाने के बाद जो लागू हुआ है, अभी तक वो धन जो नहीं आया है, ये चुनौती अभी भी उनके सामने है। सरकारी बैंकों के विलय के विवरण जो हुए हैं, चलो कुछ तो सक्सेसफुल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्सिडी समाप्त करने के लिए व्यापक नीति पर कोई प्रारूप अभी तक नहीं बनाया गया है, जो मतलब शायद बनना चाहिए और होना भी चाहिए। तो एनीवेज, हम मार्क्स तो देंगे सेटिस्फैक्ट्री का मोदी सरकार को। तो धन्यवाद आप सबका, हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।